गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 9 पढ़ रहे थे हम, बल तथा गति के नियम। हमने कल गति का प्रथम नियम पढ़ा। गति का प्रथम नियम ये था कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या गति अवस्था में बनी रहती है। अगर वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, अगर वस्तु गति में है तो वो गति में ही बनी रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। कहने का मतलब है कि जब आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, जब आप साइकिल को चलाना स्टार्ट करते हैं, साइकिल खड़ी है, मान लीजिए स्थिर अवस्था में है, आपने पेडल मारकर इसको बाह्य बल दिया और साइकिल चलने लगी, यानी साइकिल किस में आ गई? गति अवस्था में आ गई। अब आप गति अवस्था में साइकिल में हैं, साइकिल पर हैं और आपने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने का मतलब बाह्य बल लगाया और बल लगाने से गाड़ी साइकिल क्या हो गई? रुक गई, यानी वो किस अवस्था में आ गई? स्थिर अवस्था में। यानी कि जब तक साइकिल स्थिर अवस्था में थी तब तक वो स्थिर थी। जैसे ही आपने इसमें पेडल मारने शुरू किए, जैसे ही आपने बाह्य बल लगाया, वो किस में आ गई? गति अवस्था में। इसी प्रकार जब गति अवस्था में थी तो वो सिर्फ है गति अवस्था में थी, जैसे ही आपने बाह्य बल लगाया वो स्थिर अवस्था में आ गई। यानी प्रत्येक वस्तु जो है वो अपनी स्थिर अवस्था या गति अवस्था में ही बनी रहती है जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। गुणात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में, सभी वस्तुएं अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वो नहीं चाहती कि जिस अवस्था में वो है उसके अलावा उसे दूसरी अवस्था में बदला जाए। उस विरोध को हमें जड़त्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या उसके गतिशील रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसे जड़त्व कहते हैं। और यही कारण है कि हम गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कोई मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय आपने होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की होगी। सीट के सापेक्ष हम तब तक विराम अवस्था में रह सकते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती। आपने देखा होगा जब हम बस में बैठे होते हैं तो हम बस के साथ गतिशील अवस्था में होते हैं, यानी गति में होते हैं, परंतु जब अचानक बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो बस रुक जाती है, बस विराम अवस्था में आ जाती है, लेकिन हमें गतिशील ही बने रहते हैं। इसलिए हमारे आगे क्या लगता है? धक्का लगता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बना रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सुरक्षा बेल्ट लगाना चाहिए। इसके विपरीत आपने अनुभव किया होगा जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं और मोटर बस अचानक चल पड़ती है तो इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारे पैर मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहने के कारण गति अवस्था में आ जाते हैं, जबकि हमारा जो ऊपरी भाग है शरीर का वो स्थिर अवस्था में ही रहता है, जिसके कारण हमारे पीछे की ओर झटका महसूस होता है। तो ये जो उदाहरण है ये गति के प्रथम नियम के अनुसार होते हैं। अब हम बात करते हैं जड़त्व और द्रव्यमान की। जड़त्व और द्रव्यमान।
प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अभी हमने पढ़ा, चाहे वह विराम अवस्था में बना रहना चाहे, चाहे वह गतिशील अवस्था में, वह अपनी मूल अवस्था को हमेशा बनाए रखना चाहती है। वस्तु का गुण उसका जड़त्व कहलाता है। ये पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा हम अगर खाली बक्से को धक्का दें तो ज़्यादा आसान कौन सा होगा? ये पुस्तकों से भरा हुआ बक्सा है, ये खाली बक्सा है, इसको अगर हम धक्का देंगे तो ये आसानी से खिसक जाएगा। इसको धक्का देने के लिए हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ये बक्सा भरा हुआ है, पुस्तक से भरा हुआ है, ये खाली है। इसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो वो पत्थर आगे नहीं खिसकता है। इसी प्रकार एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए भी उसी जितने बल की आवश्यकता होती है उतने ही बल से यदि हम रेलगाड़ी को धक्का लगाएं तो रेलगाड़ी आगे नहीं खिसकती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। भारी वस्तुओं का जड़त्व जो होता है ये क्या होता है? अधिक होता है, और इसीलिए हमें भारी वस्तुओं को धक्का लगाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, और खाली जिसका द्रव्यमान कम होता है उसके लिए हमें कम बल की आवश्यकता होती है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, और इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। अगर भारी वस्तु होगी उसका द्रव्यमान अधिक होगा तो उसमें जड़त्व भी अधिक होगा, और अगर द्रव्यमान कम होगा तो उसका जड़त्व भी कम होगा। आगे हम बात करते हैं गति के दूसरे नियम की। गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम हमें यह बताता है कि गति का द्वितीय नियम हमें यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर किस प्रकार से उसके ऊपर लगाए जाने वाले बल पर किस प्रकार निर्भर करता है। देखिएगा आपने देखा होगा टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल हो जाता है। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद भी उसे घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर सेकंड इनवर्स जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक की टक्कर से भी रास्ते में खड़े व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक छोटे से द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी भी व्यक्ति को मार सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान व वेग पर निर्भर करता है।
इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान व वेग में संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है जिसे हम संवेग कहते हैं। और संवेग हम कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को ही हमें संवेग कहते हैं। संवेग जो होता है इसे हमें संवेग को P से दर्शाते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन है उसकी दर उस पे जो बल लग रहा है उसके समानुपाती होती है, यानी P समानुपाती उस पे लगने वाले बल। संवेग जो होता है वो उस वस्तु के ऊपर लगने वाले बल के समानुपाती होता है।